मैं और मेरी छोटी बहन हमेशा से अपने स्कूल के टॉपर रहे थे कि आपकी ड्राइंग की टीचर बोलती थी कि आपको पूरा कैमलिन का कलरिंग क्रेयॉन्स का सेट लेकर आना है ड्राइंग क्लास के लिए। तीनों के लिए वो कलरिंग सेट खरीदना मेरे पेरेंट्स के लिए शायद पॉसिबल नहीं था कि ऊपर से भगवान आपको बता रहे हैं कि ये ले बेटा, ये इंडस्ट्री का कुछ कर ले क्योंकि तुझसे काम नहीं बढ़ जाओ आगे। मम्मी को थोड़ा डिफिकल्ट था ये एब्जॉर्ब करना। पहले मैं आईएएस नहीं बना, उसके बाद अब मैं बोल रहा हूँ कि धोबी का काम करूँगा, इतनी अच्छी जॉब है, हाँ। इतने पैसे मिलते हैं, हाँ। वो छोड़ना है, हाँ। वो छोड़ने के बाद मुझे बनना है धोबी। हाँ। ये आईआईटी का लड़का ये आके हमें बिजनेस सिखा रहा है, हम 50 साल से बैठे हुए हैं, तो मोस्ट ऑफ देम ने मुझे भगा दिया। मैं अपने स्टोर का वॉशरमैन था, मैं ही स्टोर मैनेजर था, वॉशरमैन था, हाँ। और एक हमने आयरन के लिए बंदा हायर किया था और एक डिलीवरी बॉय था। रात में 12 बजे हमारे बगल में डोमिनोज पिज्ज़ा का स्टोर था, वहाँ से फ़ोन आता है कि सर आपका स्टोर जल रहा है। मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी फ्लाइट पे नहीं बैठा था, मैं कभी भी एसी ट्रेन में भी नहीं बैठे थे। छोटा शहर या कोई कस्बा है तो वो अगर यूक्लिन का फ्रेंचाइज होल्ड करना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस है? कस्टमर ने डिमांड किया कि यार मेरी शर्ट फट गई, तो हमने उनको क्लियर बोला कि शर्ट नहीं फटी है हमारे से, आपने जब पिकअप करा था तो नहीं फटा हुआ था। तो उसने बोला मैं तो बोल रहा हूँ फट गई, हमने बोला नहीं हमारी गलती नहीं है। तो उसने बंदूक रख दी, अच्छा, अब बताओ, तो उन्होंने हाँ हमारी गलती है। देखिए लक्ष्मी को ना बोलना बहुत मुश्किल है। अरुणाभ जी बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट पे। ये स्टार्टअप का आइडिया कहाँ से आया यूक्लिन का? तो यूक्लिन नहीं, मैं तो एक्चुअली दो मेरे सीनियर्स ने एडवाइस किया कि तुम ना एक अच्छी सी सॉलिड सी स्टोरी बनाओ अपनी ज़िंदगी की, जिसमें कोई ऐसी स्टोरी होनी चाहिए जो कि आईवी लीग या हार्वर्ड स्टैनफोर्ड के लोगों को कन्विंस कर सके। बिकॉज आईआईटी के तो हज़ारों लोग अप्लाई करते हैं वहाँ पर एमबीए के लिए, तो तुम्हारा स्टोरी क्या अलग है। तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि तुम ना सोशल सेक्टर में काम करो थोड़े दिन। तो मैंने उस समय एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंसल्टिंग थी जो कि बॉम्बे बेस्ड थी, टेक्नोसर्व के नाम से, वहाँ पर मैंने जॉब करनी शुरू करी। तो टेक्नोसर्व क्या करती है, जो किसान होते हैं बॉटम ऑफ द पिरामिड में, उनके साथ काम करती है और मेक श्योर करती है कि बीच में जो आड़तिया है, जो मिडिल मैन है, उनको हटाकर डायरेक्टली सारा प्रॉफिट फार्मर्स को दिया जाए। तो वहाँ पर मेरी सैलरी बहुत कम थी कंपेयर टू जो मैं पहली जॉब में कमा रहा था। कितनी सैलरी रही होगी वहाँ पर? वहाँ पे करीब 3 लाख की सैलरी थी मेरी। 3 लाख की। एनुअल। ये किस साल की बात है? 2009। 2009। तो 8 लाख से मैं 3 लाख पर आ गया उस एक स्टोरी को चेज करता हुआ जो कि मुझे हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड ले जाए। अच्छा। तो अब मैंने वहाँ पर जब काम करना शुरू किया तो काम इंटरेस्टिंग था, पैसे नहीं थे। तो ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट्स किए। जो लास्ट प्रोजेक्ट था वहाँ पर एक अमेरिकन कंपनी थी, एक स्टार्टअप था अमेरिका का, जो कि यूएस में टेट्रा पैक्ड कोकोनट वाटर बेच रहा था। तो वो चाहते थे कि इंडिया में वो कोकोनट वाटर सोर्सिंग करें, उसको टेट्रा पैक करके यूएस में बेचें। कंपनी का नाम था वाइटा कोको। और गुड पार्ट क्या था कि क्योंकि वो स्टार्टअप था तो उनके फाउंडर्स से डायरेक्टली बात करने का मौका मिल गया मुझे। तो मैं इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा था और हर दिन उनके फाउंडर्स से बात करता था और मेरे लिए बहुत आई ओपनिंग कॉन्वर्सेशन था कि अब मुझे स्ट्राइक करने लगा कि एक फाउंडर या एक एंटरप्रेन्योर किस तरह से सोचता है। अच्छा। क्या चैलेंजेस वो फोरसी करता है, उसको कैसे सॉल्व करता है, उसके क्या सवाल होते हैं, क्या सोल्यूशन ढूंढ रहा है। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। वो प्रोजेक्ट मैंने 4 महीने किया और उसमें काफ़ी लर्निंग हुई और हमने इनफैक्ट उनकी पार्टनरशिप भी कराई कोयम्बटूर में, पोलाची करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से कोकोनट फार्मर्स के साथ। आज वो कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे पब्लिकली लिस्टेड है, बट ये उस समय बहुत छोटी कंपनी थी। तब मुझे बड़ा मजा आया कि यार एक फाउंडर होना एक अलग ही दिलचस्प काम है। अब तब तक 12 महीने पूरे हो गए थे, बैंक बैलेंस 0 हो चुका था और अब समय आया कि एमबीए करना है या नहीं करना है। नहीं तो सैलरी तो आपको मिलती थी, फिर पैसे बहुत कम सैलरी मिलती थी। मतलब लिटरली जो कमाता था वो खर्च हो जाते थे। 3 लाख आपका पैकेज था, सीटीसी सालाना पैकेज था। हाँ, तो कुछ भी नहीं था, बॉम्बे में रहता था मैं। तो मैंने बट अब सडनली मेरे अंदर एंटरप्रेन्योर वाला कीड़ा जाग गया। तो अब मुझे एमबीए करने का मन ही नहीं था। अच्छा। अब मुझे एक चीज़ लेकिन समझ में आई उस कॉन्वर्सेशन से कि जो इंटरनेशनल फाउंडर्स हैं अमेरिका के, ब्रिटेन के, इनको इंडिया से डर बहुत लगता है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में एक पेंट किया गया है कि इंडिया में लोग उनको लूट लेंगे, इंडिया के लॉज बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होते हैं और इसी कारण ये कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं।
अच्छा, उन ये पोर्ट्रे की गई है इंडिया की इमेज। हाँ 2009-8-9 9 की में। बात है। उस दौरान जो फाउंडर से बात करी उससे मुझे फिगर आउट हुआ कि इनको डर लगता है, इनको इंडिया चैलेंजिंग लगता है, इसलिए ये कंसल्टेंट्स लाते हैं। तो मैंने सोचा ये बड़े अच्छे ही बिजनेस है फिर तो आपने जो आप कह रहे कीड़ा जगा मुझे एंटरप्रेन्योर का, वो क्यों जगा? उसके कोई एक यही reason ट्रिगर था। पॉइंट था कोई? यही ट्रिगर कि ये जो इंटरनेशनल फाउंडर्स हैं उन सबको पता है कि इंडिया में बहुत दम है, इंडिया इज द नेक्स्ट मार्केट, लेकिन साथ ही साथ एक डर है कि हम इंडिया आएंगे कोई हमें धोखा दे देगा, कोई हमें लूट लेगा, तो इसलिए वो डरते भी हैं। तो मुझे लगा यार बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ये इंटरनेशनल फाउंडर्स हैं, इंडिया मार्केट है, इनको मार्केट में आना भी है बट इनको डर लगता है, तो क्यों ना इनको हेल्प किया जाए। तो फिर मैंने अपने पहले स्टार्टअप फ्रैंक ग्लोबल की शुरुआत करी। वो क्या था, उसके बारे में तो बताएं। फ्रैंक ग्लोबल में हम यही करते थे, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स थे उनको हम इंडिया आने में हेल्प करते थे। तो 2015 में मुझे ट्रीबो होटल्स नाम का एक होटल चेन था जिसकी उस समय शुरुआत हो रही थी। उन्होंने जस्ट इन्वेस्टमेंट रेज किया था और वो एक ऐसे बंदे को ऑनबोर्ड करना चाहते थे जिसको फ्रेंचाइजिंग समझ में आती हो। अच्छा। अब मैं पिछले 5 सालों से फ्रेंचाइजिंग कर रहा था, इंटरनेशनल ब्रांड्स को इंडिया लेकर आता था और उनको इंडिया में एक्सपैंड कराता था। तो उन्होंने मुझे रीच आउट किया। अब उन्होंने एक मॉनेटरीली बहुत अच्छा ऑफर दिया मुझे, फाइनेंशियली बहुत ही तगड़ा ऑफर था। और क्या ऑफर था अगर बताना चाहें आप? मतलब वही जो मेरा जो CTC प्लस ESOP का पैकेज था वो करीब 80 लाख के करीब उन्होंने ऑफर किया मुझे। अच्छा। तो इतनी बड़ी रकम थी, 10 टाइम्स जो आपको पहली जॉब मिली थी हाँ, उससे, और उससे 10 टाइम्स। हाँ, तो इतनी बड़ी रकम थी और एक्साइटिंग काम था। सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि अभी होटल इंडस्ट्री इंडिया में बिल्कुल यंग थी, ग्रो कर रही थी और वो चाहते थे कि हम उसको फ्रेंचाइजिंग के थ्रू डिसरप्ट कर दें। और मैंने ट्रीबो होटल्स ज्वाइन किया। अब ट्रीबो होटल्स क्या करती है, जो 2 स्टार एंड 3 स्टार बजट होटल्स हैं जो अपनी पहचान नहीं रखते, जो स्ट्रगल करते हैं, उनको हेल्प करती है इन इम्प्रूविंग देयर सेल्स। तो हम आपके लिए मार्केटिंग करेंगे, हम आपके लिए सेल्स जनरेट करेंगे, बदले में आपको कस्टमर को हैप्पी रखना है। अच्छा। अब जैसे हमने एक्सपैंड करना शुरू किया, हमें रियलाइज हुआ कि जो हमारे सबसे ज़्यादा कस्टमर कंप्लेन आ रहे थे वो लॉन्ड्री रिलेटेड थे। 60% कंप्लेन होते थे या तो आपकी चादर गंदी है, या पिलो कवर गंदा है, या कर्टन्स गंदे हैं, या तौलियों की धज्जियां उड़ी हुई हैं। तो अब 10 में से 6 कंप्लेन लॉन्ड्री रिलेटेड थे। अच्छा। तो अब मैंने सोचा कि यार इसको सॉल्व करना चाहिए, तो मैं मार्केट में उतरा रिसर्च करने के लिए। मेरा इनिशियल मिशन था कोई वेंडर ढूंढना जो कि हमें हेल्प कर सके, जो कंसिस्टेंटली सर्विस दे सके। यूक्लिन दिमाग में नहीं था तो? नहीं, उस समय यूक्लिन दिमाग में था नहीं। अब लेकिन जैसे जैसे रिसर्च करना शुरू किया, 2 चीज़ें बिल्कुल उभर के सामने आई। एक तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, लॉन्ड्री इंडस्ट्री 2017 में 16 में KPMG के अकॉर्डिंग $35 बिलियन इंडस्ट्री थी इंडिया में, लेकिन उसके बावजूद भी 99.1% अनऑर्गेनाइज थी, लोकल धोबी कंट्रोल थी। तो मुझे लगने लगा कि यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री और इतनी अनऑर्गेनाइज्ड। ऊपर से मैं यहाँ पर एम्प्लॉय था, मैं फाउंडर नहीं था ट्रीबो का, मैं एंटरप्रेन्योर नहीं था। तो एक जो एंटरप्रेन्योर वाली खुजली है ना, वो ख़त्म नहीं हो रही थी। सैलरी था, सब कुछ था, लेकिन इंडिपेंडेंस नहीं था, मैं ओनर नहीं था। तो आप हमेशा से एक ओनर बनना चाहते थे किसी कंपनी का? मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा, लेकिन जब से मैंने पहला स्टार्टअप शुरू किया उसके बाद से मुझे लगता है कि मेरे अंदर एम्प्लॉय वाला माइंडसेट खत्म हो गया है। तो मैंने ट्रीबो में काम तो कर रहा था, मैं अच्छा काम ही कर रहा था, लेकिन अंदर से एक चुल मची हुई थी कि यार कुछ तो अपना करना है वापस से, ये मैं नहीं कर पाऊंगा लंबा। और उसी चुल का नतीजा यूक्लिन हो। हाँ, सबसे बड़ा नतीजा, मतलब अपॉर्चुनिटी तो थी कि भाई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, इसको डिसरप्ट कर सकते हैं, बट मुझे लगता है उससे भी बड़ा रीज़न था। और अगर आप मेरी वाइफ से पूछेंगे तो हमेशा ये बोलेंगी कि इंडस्ट्री से बड़ा रीज़न इसके अंदर की चुल थी कि इससे किसी के अंडर काम नहीं हो पा रहा था, वो माइंडसेट चेंज हो गया था वो। हाँ, तो मैंने ट्रीबो में निकाला, 15 महीने निकाले मैंने, लेकिन निकालना इज द राइट वर्ड। हाँ, मतलब आपने सिर्फ टाइम पास हाँ, किया, मैंने बड़ी काटा किसी मुश्किल तरह से टाइम काटा। हाँ। अंदर से डेस्परेट हो रहा था कि यार कुछ अपना करना है, कुछ अपना करना है। और तो वो टर्निंग पॉइंट कब आया कि अपना करना है? जब आप जॉब कर रहे थे, किस दिन आया टर्निंग पॉइंट? ट्रीबो में? हाँ, ट्रीबो में नहीं, ट्रीबो में जॉब कर रहे थे, यूक्लिन के लिए टर्निंग पॉइंट कब आया? वही जब मैंने ट्रीबो में रियलाइज किया कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतनी अनऑर्गेनाइज्ड है, एंड ऑलरेडी मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो वाई नॉट लॉन्ड्री। अब मुझे दिख रहा था कि मतलब ऑलमोस्ट लाइक अ डिवाइन सिग्नल कि ऊपर से भगवान आपको बता रहे हैं कि ये ले बेटा, ये इंडस्ट्री का कुछ कर ले, क्योंकि तुझसे काम नहीं बढ़ होगा, जाओ आगे। तो मैंने फिर डिस्कस किया घर पे। किससे डिस्कस किया सबसे पहले? सबसे पहले अपनी वाइफ से।
तो उन्होंने, वाइफ का बहुत सिंपल सा फंडा था कि यार अपॉर्चुनिटी वगैरह सब बहुत अच्छी है, बट मुझे पता है कि तुमसे यहाँ काम नहीं हो रहा है, हाँ, तो तुम ये नहीं करोगे तो कुछ और करोगे ही करोगे। तो लेकिन ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मुझे खुद दिख रहा है कि कितना स्ट्रगल है स्पेशली टीयर 1 सिटीज़ में वर्किंग वुमेन के लिए, कि पहले जॉब पे जाओ फिर लॉन्ड्री मैनेज करो, तो ये सॉल्यूशन तो चलेगा। तो हमने डिसाइड किया कि यार करना चाहिए। वाइफ आपकी हाउस मेकर जॉब में? नहीं, मेरी वाइफ उस समय HCL की डिजिटल मार्केटिंग हेड करती थी, HCL के एक डिवीजन की। तो शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस 2006। तो लव मैरिज है आपकी, अरेंज मैरिज? लव मैरिज है। लव मैरिज है। फिर क्या हुआ जब आपने वाइफ से बात की तो आपको लगा कि आगे बढ़ना चाहिए? हाँ, उसके बाद फिर घर पे बात करी। घर पे किससे बात की सबसे पहले? मम्मी से। हाँ। तो मम्मी को थोड़ा डिफिकल्ट था ये एब्जॉर्ब करना, ये डिसीजन, क्योंकि पहले मैं IAS नहीं बना उसके बाद अब मैं बोल रहा हूँ कि धोबी का काम करूंगा, इतनी अच्छी जॉब है, हाँ। इतने पैसे मिलते हैं, हाँ। वो छोड़ना है, हाँ। वो छोड़ने के बाद मुझे बनना है धोबी। हाँ। तो 3 शॉकर एक साथ थे। हाँ। तो हाँ। अब उनको डर लग रहा था कि यार अब मेरी फैमिली में हम लोग बिहार से हैं, मेरे दूर दूर तक की फैमिली में किसी ने आज तक बिजनेस नहीं किया है। अच्छा। हम लोग बिहार की कम्युनिटी है कायस्थ, तो हम कायस्थ कम्युनिटी से आते हैं, तो वहाँ पे एनीवे बिजनेसेस को लुक डाउन अपॉन किया जाता है कि कायस्थ तो पढ़ने लिखने के लिए बने हैं, IAS ऑफिसर बनने के लिए बने हैं, चित्रगुप्त के वंशज हैं, लिखना पढ़ना आना चाहिए, ये काम बनियों का, ये नहीं करना चाहिए। तो अब उनको लग रहा था सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे। पापा से बात हुई आपके अपने उसके बाद, मदर से बात करने के बाद? मेरे पापा जनरली इज ऑन द न्यूट्रल साइड, वो जनरली मम्मी ही बोलती हैं जो वॉइस करती हैं ओपिनियन। पापा को लगता है कि पापा ने शुरू से मुझे ये इंडिपेंडेंस दी है कि यार तुम मैच्योर हो, अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद लो। मम्मी के लिए ज़्यादा शॉकिंग था, लेकिन मम्मी से ज़्यादा कनेक्ट रहते थे आप हमेशा? हाँ, इसलिए क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न थे। मैंने बताया था कि मेरे फादर की हियरिंग लॉस भी बहुत पहले हो गई थी, तो वो ज़्यादा बोलते भी नहीं है, तो मम्मी ही है जिन्होंने मैं पुश किया है। अब मम्मी को लग रहा था कि ये कैसा अटपटा सा फैसला है सब कुछ छोड़ के धोबी बनने का, लेकिन मेरा मन मान गया था कि मुझे ये करना है। अच्छा, आपकी फैमिली में सिस्टर से बात हुई होगी आपकी, उनका क्या था, कहना था? मेरी छोटी सिस्टर डॉक्टर है और मेरी बड़ी सिस्टर ने इंग्लिश लिटरेचर में MPhil किया हुआ है, तो उन दोनों ने कभी भी सजेशंस नहीं दिए। उन्होंने भी यही डिसाइड किया कि यार तुम जो अपना सोच रहे हो करो, जो भी कर रहे हो दिल से करना। लेकिन एक चीज़ होती है कि जैसे हम लोग, मैं भी यूपी से हूँ, प्रयागराज से हूँ, लोग हमारी रिलेशनशिप बहुत जो होती है, रिश्तेदार बहुत होते हैं, उनसे भी चर्चाएं होती हैं, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं आपके डिसीजंस पर, आपकी फैमिली पर एक प्रेशर आ जाता है, मतलब ज़बरदस्ती का प्रेशर। तो ये बातें रिश्तेदारों को पता पड़ी होंगी, चाचा ताऊ मामा कोई, तो उधर से कैसा रिएक्शन रहा होगा लोगों का इस चीज़ को लेकर के? तो मैं थोड़ा ज़्यादा ज़िद्दी हूँ, मैंने जो भी डिसाइड किया मैंने किया है। मेरी शादी भी मैं एक बार ठान लेता हूँ तो मैं एक्चुअली केयर नहीं करता हूँ कि रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं या क्या नहीं बोल रहे हैं। और ऐसे भी उन रिलेटिव्स को पता ही ये चीज़, तो उनका ज़्यादातर डिस्कशन मेरी मम्मी से ही हो रहा था कि ऐसा क्यों कर रहा है, IIT गया, उसके बाद होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, इतना रिस्पेक्टेबल जॉब है, इतनी अच्छी सैलरी है, उसको छोड़ के, सब कुछ छोड़ के अचानक से धोबी बनना है। लेकिन मैंने ठान ली थी मुझे बनना है। ऑनेस्टली मैंने केयर नहीं किया कि कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। जो आपकी मदर से डिस्कशन होता होगा रिलेटिव्स का, वो आप साइड से घूम के आपके पास भी आता होगा ना? फिल्टर्ड वर्जन्स आते थे कि लोग पूछ रहे हैं कि अच्छा इस बिजनेस को कब तक ट्राई करोगे, कि अगर नहीं चला 1 साल, नहीं चला 2 साल तो क्या करोगे, घर कौन चलाएगा, तो ये सवाल थे। कुछ मम्मी के डायरेक्ट थे, कुछ ऑब्वियसली जो इनपुट आ रहे थे उसके बेसिस पे सवाल बन रहे थे। तो मैं सुन रहा था, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल रहा था कि मेरा दिमाग यूक्लिन में घुस चुका था। मैं ऑलरेडी सपने देख रहा था कि 5 साल में हम कहाँ पहुँच जाएंगे, क्या कर रहे होंगे, कितने लोगों की ज़िंदगी हमने सुधार दी होगी इस इंडस्ट्री के कारण। तो अल्टीमेटली मैंने डिसीजन बना लिया, मैंने अपनी वाइफ को ऑनबोर्ड किया, क्लियर हो गया हमारे बीच में कि अगले 1 साल 1.5 साल तक शायद अगर पैसे नहीं आए तो घर उनको चलाना है। लेकिन क्या जब आपने डिसाइड कर लिया तो क्या आपकी मदर आपसे नाराज़ नहीं हुई कि नहीं ये क्या डिसीजन ले लिया, आखिरकार फाइनली ले ही लिया? तो क्या थोड़ा अनॉयड होता है इंसान, कई बार लगता है कि बच्चा गलत कर रहा है? परेशान थी। मुझे लगता है ज़्यादा अनॉयड से ज़्यादा परेशान थी मेरे लिए ही, कि सब कुछ छोड़कर अब 1.5-2 साल में अगर कुछ नहीं कमाया तो बैंक बैलेंस तो ऐसे ही ज़ीरो हो जाएगा, और उसके बाद फिर वापस से ज़िंदगी की शुरुआत करनी फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो। तो आई थिंक मोर देन अनॉयड वो परेशान थी कि इसने वो कर लिया
जिसको करना था, जिसको शायद नहीं करना चाहिए, और ओपनली बोला भी 2-3 बार कि सोच लो, लेकिन मैंने तो डिसाइड कर लिया, मैंने रिज़ाइन कर दिया। वाइफ को एक्सपेक्टेशन सेटिंग कर दी कि अब मुझे नहीं पता 1 साल, 1.5 साल, 2 साल कितना टाइम लगेगा, तो घर तुम्हें चलाना है। तो वाइफ आपके साथ 100% थी उस समय, सपोर्ट पूरा? हाँ, क्योंकि उन वाइफ ने यही बोला, सिंपल सा स्टेटमेंट था कि मैं नहीं चाहती कि आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद कोई बहुत बड़ा लॉन्ड्री स्टार्टअप बने तो तुम फेसबुक पे मुझे टैग कर रहे हो कि देखो मैंने कहा था। मैं चाहती हूँ कि तुम ट्राई करके फेल कर जाओ। दैट इज़ बेटर रादर देन बीइंग दैट पर्सन जो कि जाके बाद में 3 साल बाद लिखता है फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे कि देखो ये मैंने भी ट्राई किया, मैंने ये आइडिया 3 साल पहले मतलब मेरा पहला आइडिया है तो मैं उस पर ट्राई करूँ, हाँ, रिजल्ट जो भी आए। तो बस मैंने ट्रीबो में बात करी, मेरा 90 डेज़ का नोटिस पीरियड था, बट फॉर्चुनेटली दे अंडरस्टूड, तो 30 डेज़ में हमने एग्री कर लिया और सितंबर में रिज़ाइन किया, अक्टूबर में हमने फॉर्मली यूक्लीन का लोगो वगैरह बना। जब डिसाइड हो गया, आपने बात कर ली गुंजन से, अपनी वाइफ से कि अब करना है ये, तब क्या हुआ, शुरुआत कैसे हुई फिर? अब इंटरेस्टिंगली, हाँ, तो इसको स्टार्ट करने के जस्ट पहले हमारी शादी हुई, तो वाइल इट वॉज नॉट अ बिग फैट इंडियन वेडिंग, बट अच्छा खासा खर्चा हो गया। उसके बाद हम हनीमून के लिए जापान चले गए थे 10 दिन के लिए। अब जापान भी बहुत महंगा है, तो वहाँ बहुत पैसे खर्च हो गए, तो हमारा बैंक बैलेंस कोई खास नहीं था। तो अब हमने डिसाइड किया कि यार अगर हम अपने पैसे लगाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज कुछ भी नहीं बचेगा बैंक अकाउंट में। तो हमें कहीं ना कहीं से एक इन्वेस्टर लाना पड़ेगा जो शुरुआत के स्टोर बनाने में हमारी हेल्प कर सके। तो मैंने क्योंकि मैं पहले भी एक स्टार्टअप बना चुका हूँ, तो मैंने कुछ इन्वेस्टर्स को रीच आउट किया और उनको अपना पूरा बिजनेस प्लान समझाया। अब सबको आइडिया अच्छा लग रहा था कि हाँ आइडिया अच्छा है, इंडिया में तो लॉन्ड्री चाहिए, लेकिन कोई भी गिनी पिग नहीं बनना चाहता था। कि उसके ऊपर प्रयोग हो। हाँ, तो हर बंदा बोलता था कि यार पहले तुम 1-2 चला लो, उसके बाद आ जाना, मैं 4-5 स्टोर के पैसे दे दूंगा, मैं 4-5 स्टोर में जुड़ जाऊंगा, लेकिन पहला स्टोर में मैं नहीं जुड़ना चाहता, मुझे अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो ऐसे मैं करीब 40-50 लोगों से मिला, पूरे अक्टूबर महीने में मीटिंग करता रहा, और कोई अक्टूबर 2016, हाँ, बट कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो क्या आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ कि मैं जो करना चाह रहा हूँ, लोग वादा करते हैं, रिलेशंस अच्छे हैं, इन्वेस्टमेंट करने की बातें करते हैं और कोई साथ नहीं दे रहा, तो कहीं लगा कि क्या सही जा रहा हूँ मैं? नहीं, मैं थोड़ा ज़िद्दी हूँ, तो मुझे लगा कोई बात नहीं, जहाँ चाह वहाँ रहा, रास्ता तो निकलेगा ही, क्योंकि मुझे पता है कि आइडिया में दम है और ये लोग भी कोई मना नहीं कर रहे हैं, बट कोई भी गिनी पैसे भी नहीं चाह रहा है। हाँ, तो मैंने बोला अब क्या किया जाए। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और मैंने सोचा कि जो अगर आप देखोगे तो लॉन्ड्री इंडस्ट्री इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन ड्राई क्लीनर्स तो इंडिया में सदियों से बैठे हुए हैं। हाँ, हमेशा आपके गली मोहल्ले में छोटी छोटी दुकानें होती हैं। तो लेकिन एक चीज़ और अगर आप नोटिस करोगे तो इंडिया में क्या हो रहा है, जैसे मेरी मदर है, मेरी मदर ने आज तक ज़िंदगी में सिर्फ साड़ी पहनी है, मैंने उनको साड़ी के अलावा किसी चीज़ में नहीं देखा है। अब साड़ी एक ट्रेडिशनल गारमेंट है जिसको ड्राई क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर मैं अपनी वाइफ की बात करूंगा तो मेरी वाइफ ने पिछले 8 साल में शायद 10 बार साड़ी पहनी होगी। इट हैज़ सडनली बिकम एन ओकेजन वेयर। तो अब इंडिया में क्या हो रहा है, जो लोग कपड़े पहनते हैं वो एथनिक से कैजुअल की तरफ मूव कर रहा है। अब कैजुअल कपड़ों को ड्राई क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनको नॉर्मल आप वॉश एंड आयरन कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी लोगों को नहीं पता। अब जैसे आपने कहा ड्राई क्लीन की शॉप है, तो लोग ड्राई क्लीन और लॉन्ड्री में डिफरेंस नहीं जानते हैं, अभी भी नहीं जानते बहुत लोग। तो उनको लगता है ये तो बहुत महंगा, करेक्ट, महंगी चीज़ है ड्राई क्लीन करवाना। अगर ये मेरे मुझे टी शर्ट करवानी तो 150-200 रुपये ले लेंगे। तो ये फ़र्क क्या है दोनों में, ये बताएं अगर आप लोगों को। तो लॉन्ड्री क्या है, बिल्कुल जो आप नॉर्मल कपड़े धोते हो घर पर, वो भी लॉन्ड्री है, जिसमें आपने एक पानी लिया, आपने एक डिटर्जेंट लिया और कपड़े को धो दिया, आयरन कर लिया, उसको बोलते हैं लॉन्ड्री। ड्राई क्लीनिंग होती है जो आपके सेंसिटिव गारमेंट्स हैं, जैसे एक साड़ी हो जिसमें जड़ी का काम हो, या जिसमें मोती का काम हो, या आपकी ब्लेज़र हो गई, आपकी शेरवानी हो गई, जो कि बहुत डेलिकेट गारमेंट्स है, जो शायद महंगे गारमेंट्स हैं जिनको आप अच्छे से मेंटेन करना चाहते हो, वहाँ पर ड्राई क्लीनिंग होती है। ड्राई क्लीनिंग में वाटर नहीं यूज़ होता है, एक सॉल्वेंट यूज़ होता है, जिस सॉल्वेंट के थ्रू ही उस कपड़े को क्लीन किया जाता है, वॉश किया जाता है। हाँ, अब जैसे आप सोचो, अगर आप एक साड़ी है जिसमें जड़ी का काम है, अगर आप उसको पानी में डालोगे वो श्रिंक कर जाएगा, सिल्क की साड़ी पानी में श्रिंक कर जाएगी। तो ऐसे कपड़ों को ड्राई क्लीन करना चाहिए। उस समय तक आप देखोगे सिर्फ ड्राई क्लीनर्स थे, लेकिन मार्केट चेंज हो रहा था, लोग ड्राई क्लीनिंग से लॉन्ड्री वाले कपड़ों की तरफ मूव कर रहे थे। तो मैंने जितने भी ड्राई क्लीनर्स थे उनको रीच आउट करना शुरू किया,
और उनको समझाने की कोशिश करी कि आप अभी जो बिजनेस कर रहे हो वो धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है और ये बिजनेस लॉन्ड्री रिप्लेस करेगी। अगर आप मेरे साथ जुड़ जाओ, आप अपने स्टोर में इन्वेस्ट करो, उसको यूक्लीन बना दो, लॉन्ड्री लगा लो, तो हम आपके बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि सबको लगा कि ये आईआईटी का लड़का या कि हमें बिजनेस सिखा रहा है, हम 50 साल से बैठे हुए हैं, तो मोस्ट ऑफ देम ने मुझे भगा दिया। फाइनली करीब 60-70 मीटिंग के बाद एक ड्राई क्लीनर मिला मुझे गुड़गांव में, उनके 6 आउटलेट्स थे। सबसे बड़े मददगार आपके जो इस एंटरप्रेन्योर में वही थे पहले? हाँ, पहले बंदे। तो उन्होंने ये बोला कि यार मेरे पास 4 आउटलेट है गुड़गांव में और वसंत कुंज में, मैं आपको एक आउटलेट दे सकता हूँ, अपनी वसंत कुंज वाली आउटलेट, मैं आपको जो भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, मशीन की, ब्रांडिंग की, सब मैं कर दूंगा, लेकिन मैं नहीं चलाऊंगा, चलाना आपको पड़ेगा, आप चलाओ, मुझे एक रिटर्न दो। तो मैंने बोला कि यार मरता क्या ना करता। फाइनली कोई तो अग्री किया। तो इस तरह से हमारे पहले यूक्लीन की शुरुआत हुई वसंत कुंज में, जो संतोष जी का स्टोर था, जिसको संतोष जी ने कन्वर्ट कर दिया इनटू यूक्लीन। सारा इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया और एक बार स्टोर रेडी हो गया तो हमने उसको चलाना शुरू किया और संतोष जी को एक सर्टेन रिटर्न देना शुरू किया। तो अगर मैं पूछूं कि क्या इन्वेस्टमेंट हुआ 2017 में उस समय एक यूक्लीन के स्टोर को स्टार्ट करने में, और क्या रिटर्न संतोष जी को आपने दिया या उन्होंने मांगा? तो हमें उनसे टोटल इन्वेस्टमेंट करीब 16 लाख का लिया, जिसमें हमने 2 मशीन लगाई, आयरन टेबल लगाया, स्टोर का सेटअप बनाया, और हमने उनको कमिटमेंट दी कि आपको जो 16 लाख रुपए हैं वो हम आपको 2.5 साल में लौटा देंगे। तो एक फॉर्मूला बना लिया हमने कि इतना मिनिमम तो आपको देंगे ही देंगे, और किसी महीने अगर सेल का 10% उससे ज़्यादा हुआ तो आपको उस महीने 10% देंगे। अच्छा, तो वो शुरुआत हो गई आपकी। फिर कैसे बढ़ी चीज़, जर्नी इसकी? शुरुआत तो हो गई 17 जनवरी 2017 को वसंत कुंज में यूक्लीन का पहला स्टोर लॉन्च हुआ और बिजनेस चलने लगा। मैं अपने स्टोर का वॉशरमैन था। अच्छा। और मैं ही स्टोर मैनेजर था, वॉशरमैन था। हाँ। और एक हमने आयरन के लिए बंदा हायर किया था और एक डिलीवरी बॉय था। पूरा स्टोर देखते थे, वॉशिंग खुद करते थे? हाँ, और कभी कभी जरूरत पड़े तो पिकअप एंड ड्रॉप भी कर देता था। पिक ड्रॉप भी करते थे? हाँ, तीनों काम, मल्टीटास्किंग काम करते थे। हाँ, क्योंकि सीखना भी था और पैसे भी नहीं थे। पैसे भी नहीं थे कि हायर कर सकें आप। बिल्कुल। हाँ। तो अच्छा चल गया स्टोर, जल्दी पिक कर गया। 8 फरवरी 2017 को तो हमारे स्टोर में चूहों की प्रॉब्लम थी। तो हम क्या करते थे, स्टोर बंद करने के पहले जो भी कपड़े होते थे जो बाहर होते थे, उन सबको जो हमारी मशीन्स थी उसके अंदर बंद करके चले जाते थे, ताकि चूहे उसको काट ना सके। जो वॉशर और ड्रायर थे वो सील पैक हो जाते थे, तो चूहे अंदर नहीं जा सकते थे। अब मैं था नौसिखिया, तो उस दिन क्या हुआ था, गुंजन ने एक वसंत कुंज के एक स्पा को ऑनबोर्ड किया था। उन्होंने बोला कि पहला लॉट ले जाओ, हम आपके साथ काम करेंगे। तो मैं गया वसंत कुंज से सारे टॉवल्स उनके लेकर आया स्पा के। रात हो गया था, 8 साढ़े 8 बज रहा था। तो अब सोचा कि इसको आज क्लीन नहीं करना है, तो मैंने सारे टॉवल्स को ड्रायर के अंदर डाल दिया और हम चले गए। रात में 12 बजे हमारे बगल में डोमिनोज पिज्ज़ा का स्टोर था, वहाँ से फ़ोन आता है कि सर आपका स्टोर जल रहा है। तो अब हम लोग रहते थे फरीदाबाद में, तो वहाँ से भाग भाग कर आए। जब तक पहुँचे तब तक वसंत कुंज का जल कर राख हो गया था। अब उसमें गलती क्या की थी मैंने, क्योंकि मैं था नौसिखिया। तो अब जो स्पा के टॉवल्स आते हैं उसमें क्या होता है, एरोमेटिक ऑयल होता है, केमिकल्स होते हैं। हाँ। स्पा में आप देखते हो एरोमेटिक ऑयल लगाते हैं। अब वो हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। तो अब मेरी गलती क्या थी कि हमने जस्ट एक लोड कंप्लीट किया था, इमीडिएटली उसको ड्रायर में डाल दिया। अब ड्रायर में गर्मी होती है, क्योंकि ड्रायर चल रहा था सुबह से। अब उस गर्मी को हमने रिलीज नहीं किया और बंद कर दिया। उस गर्मी के कारण वो टॉवल्स में आग लग गई और पूरा स्टोर जलकर राख हो गया। 16 लाख का इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया, पूरा जीरो हो गया। तो अब मतलब लिटरली उस दिन यूक्लीन खत्म हो गया। 8 फरवरी 2017 को यूक्लीन की तारीख आपको याद है? हमेशा बिल्कुल याद रहेगी, कभी नहीं भूलूंगा। और मैं मतलब हताश, निराश, परेशान। हम सुबह तो लगता है इंसान को कि जो कुछ बनाया इतना टाइम दे करके सब कुछ खत्म हो गया, ऊपर से किसी के 16 लाख की लाइबिलिटी। हाँ। तो हम घर पहुंचे 5 साढ़े 5 बजे सुबह घर पहुंचे। उस दिन हमारी हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि हमारे स्टोर पर फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं था। और दिल्ली पुलिस की गाड़ी आई थी, तो उन्होंने पूछा फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है। तो अब पता नहीं डोमिनोज पिज़्ज़ा का डिलीवरी बॉय भगवान था या कौन था, उसने क्या किया था, चुपके से डोमिनोज पिज़्ज़ा का फायर एक्सटिंग्विशर हमारे स्टोर में डाल दिया था और हमें पता भी नहीं था। अगर वो ना होता तो एक एक्शन और होता, शायद होता कोई एक्शन, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली नॉर्म्स होते हैं। दिल्ली पुलिस ने पूछा कि यहाँ पे फायर नॉर्म्स कहाँ फॉलो हुए हैं। तो उस बंदे ने खुद ही जाके अंदर से निकाल के लाके दिखाया कि सर इनके यहाँ है फायर एक्सटिंग्विशर। तो फिर अब पता नहीं दिल्ली पुलिस भी उस दिन क्यों इतनी मेहरबान थी, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप लोग छोटे बच्चे हो,
गलती हो गई, एक रिपोर्ट लिखा देते हैं हम, आप चले जाओ। तो उन्होंने भी हमें छोड़ दिया, फायर एक्सटिंग्विशर से हम बच गए। अब सुबह मैं पहुंचा था, मैं कन्विंस हो गया कि ये भगवान के इशारे हैं कि पुलिस ने भी हमें परेशान नहीं किया, फायर एक्सटिंग्विशर मिल गया, तो हमें इस पे लगे रहना चाहिए। मतलब जो आप परेशान थे रात में, आपको लगा सब कुछ खत्म हो गया, जीरो हो गया। हाँ, और बट उसके लेकिन बाद सुबह जब तक ये मैं पॉजिटिव हो गया कि कुछ घंटों के अंदर कुछ आपके सॉल्यूशन निकलेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने लिंक्डइन के थ्रू, तो जो हमारी मशीन्स थी जो स्टोर पे लगी थी, वो एक कंपनी है अलायंस लॉन्ड्री सिस्टम्स, अमेरिका की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कमर्शियल ड्राई क्लीनिंग इक्विपमेंट बनाती है, तो लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग। तो मैंने उनके सीईओ को सर्च किया लिंक्डइन पे, और मैंने उनको पूरा अच्छी लंबी कहानी लिख के भेज दी लिंक्डइन पे, विदाउट इवन एक्सपेक्टिंग एन आंसर, कि हम इंडिया में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, मैं स्टार्ट करना चाह रहा था, आपकी मशीन लगाई थी, हमारी गलती के कारण मशीन जल गई, स्टोर जल गया, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि बहुत बड़ा पोटेंशियल है, आपकी मशीन्स भी बिकेंगी, हमारा बिजनेस बढ़ेगा, आप क्या हेल्प कर सकते हो। मैं लिखकर भूल गया। रात में मुझे मैसेज आया कि सीईओ का डायरेक्ट, कि मैं तुमसे स्काइप पे बात करना चाहता हूँ। अच्छा। मैंने इमीडिएटली हाँ बोला, स्काइप पे कॉल फिक्स करी। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार हम वर्ल्ड में सबसे बड़े हैं, लेकिन इंडिया में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि कोई बंदा इंडिया में लॉन्ड्री रेवोल्यूशन लेकर आए, जिससे हमारी मशीन भी बने और इंडिया की मार्केट बने। तो हम रेडी हैं, आपका पूरा स्टोर हम वापस से बना देंगे, सारी मशीन हमारी तरफ से, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टोर बनाने का खर्चा से लेके जो भी आपका कपड़े डैमेज हुए हैं, जो इंश्योरेंस क्लेम्स आएंगे, सब हम देंगे, वो हमारी तरफ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट मानो, और आप हमारे साथ साइन कर लो कॉन्ट्रैक्ट कि अगले 3 साल तक आप हमारी मशीन से बेचोगे। इस बीच में एक सवाल है, जो आपने पहला बताया कि एक स्पा का ऑन बोर्ड किया था, उसके सारे टॉवल्स जल गया करके, तो उधर से क्या रिएक्शन रहा कस्टमर का? उनको गुंजन ने बहुत अच्छे से हैंडल किया। अच्छा। मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि मतलब जब बहुत शिद्दत से आप कुछ चाहो ना, तो पूरा यूनिवर्स आपके साथ जुड़ जाता है। तो उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, उनके कुछ कितने 40-50 टॉवल्स थे, सारे जलकर राख हो गए। उन्होंने आज तक एक पैसा कॉम्पनसेशन हमसे नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि हम बहुत खुश होंगे अगर आप दोबारा यूक्लीन की शुरुआत करो, हम वापस आपके साथ कस्टमर बन के जुड़ेंगे। और वो जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, जिनकी शॉप थी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि यार देखो, मुझे वापस तो चाहिए, मेरे इन्वेस्टमेंट है, आप 3 महीने 4 महीने लगा लो, उसके बाद से पे आउट करना शुरू करो। आप 2.5 साल के बदले आप मुझे 3 साल में दे दो, 3.5 साल में दे दो, जहाँ से भी आपको लाना है आप मुझे दो, लेकिन मैं आपके साथ एक नया अग्रीमेंट साइन कर लूँगा, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दूँगा। तो सब जुड़ गए, सब ने बोला कि यार तुम करो। और सबसे बड़ी देन यही थी कि अलायंस के सीईओ ने बोला कि मैं आपके स्टोर को स्क्रैच से पूरा बना के आपको वापस दे दूंगा। और फिर हमने अप्रैल में दोबारा से वसंत कुंज में स्टोर लॉन्च किया। अच्छा, तो उसके बाद क्या प्लान था कि कैसे इसको एक्सपेंड करना है? क्योंकि शुरुआत तो हो गई थी आपकी, एक शॉक भी लग गया आपको, तो फिर एक्सपेंशन कैसे हुआ इसका? तो देखिए, मैं जब इस बिज़नेस को मैंने स्टार्ट किया था, तब भी मैं बहुत श्योर था कि ये एक ऐसा बिज़नेस है जो फ्रेंचाइजिंग के थ्रू ग्रो कर सकता है। मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ इन द पावर ऑफ माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं गली में, नुक्कड़ में, कस्बे में। क्योंकि अगर आप देखोगे, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ शॉपकीपर्स। इंडिया में जितने शॉप्स हैं, अगर आप पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी निकालोगे तो वर्ल्ड में हाईएस्ट होते हैं। क्योंकि इंडिया में हर फैमिली, हर बंदे का एक सपना होता है कि एक साइड में बिजनेस ज़रूर हो, छोटा हो बड़ा हो, इट डजेंट मैटर, बट हर बंदा चाहता है कि एक बिजनेस ओन करे। मैं इसमें बहुत बिलीव करता हूँ कि इंडिया में माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप का पावर बहुत हाई है। और मैं हमेशा से, मेरा ख्वाब था कि मैं यूक्लीन को इसी माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप के पावर के साथ बिल्ड करूँगा। तो फ्रेंचाइजिंग करनी है, ये तो मेरे लिए बहुत क्लियर था। पहले 2-3 स्टोर बनाने के बाद हम फ्रेंचाइजिंग करेंगे, ये मैं डिसीजन लिया मैंने। तो हमने 2 स्टोर और खोले, एक नोएडा में, एक गुड़गांव में। और अगले 4-5 महीने हमने पूरा फोकस किया एक सिस्टम बनाने के लिए, ताकि कोई फ्रेंचाइजी जब आके हमसे जुड़े तो हम उनको ऑनबोर्ड कर सकें, उनको सक्सेसफुल करा सकें। ठीक है, तो जो आपने स्टोर खोले आगे के 2, वो आपने अपने फंडिंग से खोले, अपने पैसे से? सिमिलर मॉडल पे हमने खोले। हमने 2 और इन्वेस्टर्स ढूंढे, जिन्होंने पहला स्टोर देख लिया तो उनको लगा कि कर सकते हैं, और जहाँ पर हमने बोला हम चलाएंगे, हम आपको एक रिटर्न देते जाएंगे। आपने एक चीज़ बताई कि आपने एक रिसर्च की थी कि जो होटल्स हैं, जो चेन्स हैं, उनके जो लॉन्ड्री होती है वो अच्छी नहीं होती, तो आपने उनके बेस पर ये बिज़नेस शुरू किया। एक तरह से आपको एक पोटेंशियल दिख रहा था उसमें, तो उनसे क्या मदद मिलनी शुरू हुई? होटल कैसे जुड़े? क्या कपड़े, आप कितने % कपड़े आपके पास धुलने के लिए आने लगे, होटल के और वहाँ के और पब्लिक के, या जो भी रेशो? अगर आप लॉन्ड्री देखेंगे तो B2B और B2C में 2 बहुत बड़ा डिफरेंस है। B2C में मैं फैमिलीज़, बैचलर्स हाउस होल्ड्स की बात कर रहा हूँ।
तो जो B2C बिजनेस है इंडिया का और जो B2B है, B2B में एक चैलेंज ये है कि B2B के रेट्स बहुत कम होते हैं, मतलब 50% 60% कम होते हैं कंपेयर टू B2C। और दूसरा क्या है, क्रेडिट पीरियड होता है कि 30 डेज 60 डेज 90 डेज का। तो जब हमने स्टार्ट किया कैसे ये क्रेडिट पीरियड समझाने में इसको थोड़ा सा कि मान लीजिए आप किसी होटल के साथ काम कर रहे हैं, कोई 4 स्टार या 5 स्टार होटल है जो आपको हर महीने या हर दिन आपको लॉन्ड्री देता है। B2C होता है होटल, ये B2B हो गया, B2B बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस, ओके। तो अगर वो होटल आपको लॉन्ड्री दे रहा है तो वो आपको हमेशा बोलेगा कि हम पेमेंट आपको 30 दिन बाद या 60 दिन बाद करेंगे। ओके। जबकि B2C में क्या है, इंस्टेंट है। आपने ऑर्डर प्लेस किया एज अ कस्टमर, मेरा बंदा आपके पास आया, कपड़े लेके गया, जिस दिन आपको डिलीवरी करेगा उस दिन आप उसको पूरा पेमेंट कर दोगे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, कैश फ्लो हिट करता है B2B में। प्लस जैसे अगर B2C के रेट्स हैं 100 रुपये किलो तो B2B के होंगे 50 रुपये किलो, हाफ हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने शुरुआत में जब B2B करना शुरू किया तो हमें ये चीज़ें दिखने लगी। तो हमारा मेजर फोकस, अगर आज आप यूक्लीन को देखोगे तो किसी भी स्टोर पर एवरेज 75% to 80% बिजनेस इज B2C एंड 20-25% बिजनेस इज B2B। तो आपका जो आपने उस समय रेशियो सोचा तो उससे तो बहुत कम है B2B। हाँ, हमने और कॉन्शियसली सो हाँ। हमें रियलाइज हुआ कि यार मार्जिन B2C में है, क्योंकि आप इसी को सोच के आए ना होटल्स को देख करके कि बड़ा बिजनेस है इसमें, लेकिन वैसा हुआ नहीं, ये दूसरी तरफ चला गया। दूसरी तरफ से आ गया। और दूसरा बिजनेस जो हमने एंटिसिपेट किया था वो और बड़ा निकल गया कि जो लोग घर पे बैठे हैं उनको भी लॉन्ड्री चाहिए, वो भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनका भी टाइम खराब हो रहा है, वो भी चाहते हैं कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर घर पे आके कपड़े ले जाए। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक छोटा शहर या कोई कस्बा है, वहाँ कोई रहता है, तो वो अगर यूक्लीन का फ्रेंचाइज होल्ड करना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस है, आप बताएं अगर तो दर्शकों के लिए ये। तो उसमें क्या होता है, जैसे जनरली लोग हमारी वेबसाइट पे आके अप्लाई करते हैं या हमारे सेंट्रल कॉल सेंटर नंबर पे कॉल करके अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद उसको हमारे फ्रेंचाइज डेवलपमेंट एक्सपर्ट से कॉल जाता है जो उनको पूरा बिजनेस समझाएंगे कि कितना 20 लाख का इन्वेस्टमेंट है, हमें 250 से 300 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए, वाटर की रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट, ड्रेनेज वगैरह, ये सारा कुछ समझाया जाता है। फिर उनको इन्वाइट किया जाता है कि वो आसपास के किसी स्टोर को विजिट करें। अब जैसे इंडिया में क्योंकि हम 160 शहरों में हैं तो हर शहर के आसपास कोई ना कोई एक ऐसा शहर होगा जहाँ पर यूक्लीन का एक स्टोर होगा। तो हम उनको इनवाइट करते हैं कि आप एक पर्टिकुलर स्टोर विजिट करें ताकि आप बिजनेस को रियल टाइम देख सकें, आप समझ सकें कि मशीन कैसी दिखती है, पानी किस तरह का होता है, बिजली कहाँ से आती है, डिटर्जेंट कैसा होता है और बंदे किस तरह से पूरा बिजनेस को हैंडल करते हैं। एक बार वो हो जाए तो बहुत केसेस में हम बंदों को हेड ऑफिस भी इनवाइट करते हैं, जहाँ पर वो पॉसिबल नहीं हो तो वीडियो कॉल से फिर उनसे हेड ऑफिस की टीम बात करती है, पूरा मॉडल समझाती है। एक बार मॉडल उनको क्लियर हो जाए तो उसके बाद फिर वो एक इनिशियल एग्रीमेंट साइन करते हैं कंफर्मिंग कि वो इस शहर में इस लोकेशन पे एक यूक्लीन का स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं। उस समय वो 1 लाख रुपए का टोकन पेमेंट करते हैं। वो पेमेंट रिसीव होते ही हमारा नेक्स्ट मिशन होता है कि 10 दिन के अंदर उनका स्टोर लॉक करना है। कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका अपना स्टोर है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका अपना स्टोर नहीं है बट उनको पता है कि उनको किस एरिया में स्टोर चाहिए। तो हमारी टीम फिर हेल्प करती है उस एरिया में स्टोर लोकेशन को लॉक करवाने में। एक बार स्टोर लॉक हो गया, आपके पास पोजीशन आ गया तो करीब 35 दिन के अंदर स्टोर को हम लाइव कर देते हैं। मैं जानना चाहता हूँ या कोई भी जो स्टार्ट करना चाहता है, क्या बजट, क्या खर्चा आता है और मॉडल क्या होता है जिस पे लोग काम करते हैं आपके साथ में, उसके बारे में। तो देखिए, हमारा जो मॉडल है इसको हम बोलते हैं फ्रेंचाइज इन्वेस्टेड, फ्रेंचाइज ऑपरेटेड। ये आपका बिजनेस है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है और आप इसको ऑपरेट करने वाले हो। इसमें हमें रिक्वायरमेंट होती है करीब 20 लाख इन्वेस्टमेंट की, जिसमें आपकी मशीनरी होती है, हमारी फ्रेंचाइज फीस होती है और स्टोर का पूरा बनाने का खर्चा होता है। आपको रिक्वायरमेंट होती है 3 लोगों की टीम की शुरुआत में, जिसमें एक स्टोर मैनेजर, एक डिलीवरी बॉय और एक आयरन मैन है। ये 3 लोग की टीम हम आपको बनाकर दे सकते हैं। आप अगर चाहें कि आपके किसी खास बंदे को ट्रेन करना है तो वो भी पॉसिबल है। हम प्रॉपर एक फरीदाबाद में यूक्लीन पाठशाला नाम का इनिशिएटिव रन करते हैं। आपको सिर्फ अपने बंदे को हमारे पास भेज देना है। एक बार वो फरीदाबाद पहुंच गया तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। उनका रहना, उनका खाना, ये सारा हमारा कॉस्ट है। हम उनको 15 से 20 दिन ट्रेनिंग देंगे, जिस दौरान उनका रहना खाना सारा कुछ अरेंजमेंट हम करेंगे। एक बार ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो वो वापस जाकर अपने शहर में उस स्टोर को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढना जो ब्लू कॉलर जॉब के लिए, ये कितना टफ होता है, क्योंकि हर जगह आसान नहीं होता कि आप ढूंढ के दें। तो कैसे करते हैं आप, सर्च करते, अवेलेबिलिटी कैसे करते हैं? हाँ, तो ये देखिए, जब शुरुआत में हमने
स्टार्ट करा था तब ये आसान था, जब हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे तो रेफरेंस के थ्रू लोग आ जाते थे। लेकिन लास्ट 2.5-3 साल में बहुत फास्ट ग्रो करें हम, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि रेफरेंस से अब काम नहीं चल रहा है। तब हमने यूक्लीन पाठशाला नाम का इनिशिएटिव स्टार्ट किया फरीदाबाद में, जहाँ पर हमने बेसिकली एक 4 BHK हाउस रेंट किया हुआ है और एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया है। अब हम क्या करते हैं, NGOs के साथ हमने टाई अप किया है जो बेसिकली बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड, इन 4 स्टेट से ब्लू कॉलर्ड बच्चों को सोर्स करते हैं। छोटे छोटे गांव जाके वहाँ कैंपेन चलाती है NGOs, और वहाँ से फिर वो लड़कों को हमें इंट्रोड्यूस करती है। हमारी टीम जाकर उन गाँव में उन बच्चों से मिलती है जो उनको लगता है सीरियस हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, फिर उनको वहाँ से वो फरीदाबाद लेके आते हैं। फरीदाबाद में फिर उनका रहना खाना हम अरेंज करते हैं। 15 से 20 दिन, जो केपेबल है उसकी ट्रेनिंग तो 15 से 20 दिन में हो जाती है, जो थोड़ा नॉन केपेबल है उसको 30 दिन भी लगते हैं। तो जो भी हम एक ट्रेनिंग कंप्लीट कराते हैं, उसके बाद गारंटीड प्लेसमेंट देते हैं अक्रॉस एनीवेयर इन इंडिया। एनीवेयर इन इंडिया। हाँ। अभी कितने लोग यहाँ पर ऐसे होंगे स्टाफ जो ट्रेनिंग ले रहा है आपके पास? एक टाइम वन टाइम में कितने रहते हो? अभी जैसे वेरी करता रहता है, अभी करीब मेरे हिसाब से 12 या 13 लड़के ट्रेनिंग ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ से आप डिमांड पूरी कर लेते हैं पूरी इंडिया की? हाँ, मुश्किल है। मैं मतलब वही इसलिए जिस तरह से हम टचवुड ग्रो कर रहे हैं, ये एक चैलेंज तो है, लेकिन ये पाठशाला ने हमें बहुत हद तक हेल्प किया है टू मीट दिस डिमांड। वाइट टाइगर, ये मैंने कहीं पढ़ा आपके बारे में, वो उसकी क्या कहानी है वाइट टाइगर की? तो वाइट टाइगर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब एक टाइम पर ये एशिया का सबसे बड़ा ड्राई क्लीनिंग ब्रांड था। वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक लिस्टेड कंपनीज थे इंडिया की। अच्छा। उनके ओनर्स का ये पेट प्रोजेक्ट था। तो ये बहुत बड़े लोग थे जिन्होंने, कब की बात है ये? इन्होंने स्टार्ट किया था 2001 में। 2001 उसके पहले ये लोग, इनकी एक खासियत थी कि ये कोई कपड़ा अगर, कौन लोग थे क्या? सिंघवी ब्रदर्स थे। ये ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग कंपनी थी। ओके। तो ये लोग क्या करते थे, एक बार कोई कपड़ा पहन लिया तो बिना ड्राई क्लीन कराए दोबारा नहीं पहनते थे। तो इनके कपड़े इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट से उस समय दुबई जाती थी, वहाँ से ड्राई क्लीन होकर इंडिया 90s में। फिर उनको लगा कि यार हम इतना खर्चा करते ही हैं, तो इससे अच्छा हम खुद के घर पे प्लांट लगा लें। तो इन्होंने अपने फार्म हाउस पे इटली से इंपोर्ट करके वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्राई क्लीनिंग मशीन लगा ली। अब उनको रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि यार हमने मशीन तो लगा ली, बट हमारे कपड़े तो हैं ही नहीं इतने जो दिन भर मशीन चलती रहे। तब इन्होंने डिसाइड किया कि एक ब्रांड शुरू कर देते हैं। तो 2001 में इन्होंने उस समय एशिया का सबसे महंगा प्लांट लगाया था ग्रेटर नोएडा में, और ब्रांड का नाम रखा वाइट टाइगर, और पूरे शहर में कलेक्शन सेंटर्स खोल दिए। और 2001 से फिर एक्सपेंशन शुरू हुआ। फिर आई थिंक 2008 या 9 में पंजाब एंटर कर गए, लुधियाना, अमृतसर, चंडीगढ़, जयपुर चले गए, लखनऊ चले गए, और 2013 तक ये इंडिया की सबसे बड़ी ड्राई क्लीनिंग कंपनी थी। 200 के करीब स्टोर्स थे इनके। लेकिन फिर इनका कुछ लीगल डिस्प्यूट हुआ, कंपनी ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी, और उसके बाद फिर कंपनी का सारा इंटरेस्ट, अटेंशन चला गया उस लीगल डिस्प्यूट को फाइट करने में। तो अगले 5-6 साल में इनके ऑलमोस्ट सारे स्टोर बंद हो गए थे। टोटल 200 स्टोर जो 200 में से 15-20 बचे थे, बाकी बंद हो। तो मैं इनको रीच आउट किया 2020 में कोविड के दौरान, कि क्योंकि इनके ब्रांड की लेगेसी बहुत स्ट्रांग है। अगर तो आप देखोगे, आपकी नज़र थी इस ब्रांड पर क्योंकि आपको कॉम्पिटिटर था या किस लिए? स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और हम रियलाइज़ करते थे कि अगर दिल्ली NCR में आप 10 लोगों से बात करो तो उसमें से 5 लोग ने वाइट टाइगर सुना होगा। यूक्लीन शायद 2 लोगों ने सुना होगा। तो पॉपुलैरिटी वाइज इनसे बड़ा कोई ब्रांड नहीं था। अगर आप 10 लोगों में पिक करो तो एटलीस्ट 50% लोगों ने वाइट टाइगर सुना होगा, बाकी सारे ब्रांड मिला के भी 50 लोगों ने नहीं सुना होगा। तो ये मेरे दिमाग में हमेशा से रहता था कि इन्होंने इतनी अच्छी ब्रांड बनाई है 20 साल की मेहनत से, कि आज इतना बड़ा उसका रिकॉल वैल्यू है। लेकिन फिर ब्रांड की स्टोरी जब पता चली कि बैंकरप्ट हो गई कंपनी, स्टोर्स बंद हो रहे हैं, तो मैंने इनके ओनर्स को रीच आउट किया कि बिफोर आपका ब्रांड पूरा ख़त्म हो जाए सर, इतना बड़ा ब्रांड है, इतनी बड़ी लेगेसी है, हम इसमें मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर करके हम इस ब्रांड को ग्रो करना चाहेंगे। तो 2020 में हमने फिर वाइट टाइगर में एक स्टेक एक्वायर कर लिया। तो अभी उसका मेजॉरिटी स्टेक किसके पास है? वाइट टाइगर हमने ओन किया हुआ है। आपके पास है। तो ये चेन भी चल रही है अलग से? हाँ, ये भी चल रही है। इसका फोकस मोर ऑन प्रीमियम ड्राई क्लीनिंग है। तो इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल प्लांट लगाते हैं बड़े साइज़ का, उसके बाद कलेक्शन सेंटर्स खोलते हैं अक्रॉस द सिटी। तो अभी हमने नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सारे खोल दिए हैं, कोलकाता में, लखनऊ में, दिल्ली NCR में तो ग्रो कर ही रहा है। तो ये क्या, जैसे वाइट टाइगर, इसकी फ्रेंचाइज भी आप देते हैं?
हाँ, इसका ये फ्रेंचाइज मॉडल पे ही है। सेम मॉडल यही है? नहीं, इनका मॉडल अलग है। जो वो क्या प्लांट है, प्लांट में इन्वेस्टमेंट करीब 50 से 60 लाख का आता है। अच्छा। ये बड़ा प्लांट होता है जिसमें आपकी ड्राई क्लीनिंग मशीन, मल्टीपल लॉन्ड्री मशीन, स्टीम आयरन टेबल सब कुछ लगता है। और कलेक्शन सेंटर छोटा मॉडल है जहाँ पे 5-6 लाख रुपए में आप कलेक्शन सेंटर की शुरुआत कर सकते हो। लेकिन आप, मुझे लगता है कि जितना आप यूक्लीन पर काम कर रहे हैं उतना व्हाइट टाइगर पर नहीं कर रहे अभी, क्योंकि यूक्लीन का मॉडल स्केलेबल ज़्यादा है। हमें रियलाइज़ हुआ ज़्यादा डिमांड हमारा यूक्लीन के लिए आता है। अच्छा। लोग छोटे फॉर्मेट में लाइव लॉन्ड्री लगाना चाहते हैं। तो अगर आप मुझे अपनी ये शर्ट या टी शर्ट लॉन्ड्री करवानी है, हाँ, ड्राई क्लीनिंग, यूक्लीन में जो लॉन्ड्री का प्रोसेस है वो लॉन्ड्री बाई केजी है। हम्म। तो हम किलो के हिसाब से लॉन्ड्री करते हैं। अच्छा, आपने ऑर्डर प्लेस किया यूक्लीन के एप्लीकेशन के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल सेंटर के थ्रू, हमारा डिलीवरी बॉय, आपने जो भी टाइम रिक्वेस्ट किया उस टाइम पे हमारा डिलीवरी बॉय आपके घर पे होगा। आपके सामने आपके कपड़ों को वे किया जाएगा, डिजिटल वेइंग Weighing स्केल machine लेकर लेके आता वो है। आएगा। आपके सामने वो वेट करके दिखाएगा, आपको चालान देगा और आपके सारे कपड़े लेके स्टोर पर जाएगा। स्टोर पर फिर उसकी वॉशिंग होगी, आयरनिंग होगी, पैकिंग होगी और फिर आपने जिस टाइम पे डिलीवरी रिक्वेस्ट करी है उस टाइम पे वापस आपके घर पे डिलीवरी करेगा और आपसे पैसे कलेक्ट करके वो चला जाएगा। तो आपका ये मॉडल तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, लेकिन क्या कभी आपको नहीं लगता कि जो काम हमारे ट्रेडिशनल धोबी करते थे, इस काम से आने से उनके एम्प्लॉयमेंट पर फ़र्क पड़ा, बेरोज़गारी उनको थोड़ा बढ़ गई, क्योंकि वो पहले वहाँ जाता था? तो क्या आपको ऐसा कोई फील नहीं होता है? देखिए, कंपटीशन तो बना है, ये मैं डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन आप अगर बड़ा पिक्चर देखेंगे तो बड़ा पिक्चर ये है कि अगर आप किसी भी धोबी से बात करेंगे तो वो अपने प्रोफेशन से खुश नहीं है। और सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि धोबी का जो बेटा है या धोबी का जो बच्चा है या बच्ची है वो धोबी नहीं बनना चाहते हैं। बिकॉज इंडिया की जो जातिवाद प्रथा है उसके हिसाब से धोबी को हमेशा लोअर कास्ट माना गया है। तो एक तो काम को भी निम्न क्वालिटी का काम माना गया है, प्लस आपको लोअर कास्ट माना गया है। तो जो धोबी का यंगर जनरेशन है वो धोबी नहीं बनना चाहता है। वो रेस्टोरेंट में जाकर वेटर बन जाएगा, वो सैलून में जाकर बार्बर बन जाएगा, बट वो धोबी नहीं बनना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि मैं ये अपने पापा का काम नहीं करूँगा, इसमें कोई इज्जत नहीं है। पैसे सेकेंडरी बट इज्जत नहीं है। लेकिन वो बंदा यूक्लीन में काम करने के लिए रेडी है बिकॉज उसको लगता है कि एक ब्रांड है, एक सर्टेन लेवल ऑफ इज्जत मुझे मिल रही है, मैं एक एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूँ। तो इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो एक जो हमारी हायरिंग स्ट्रैटेजी है उसका एक पार्ट ये भी है, एक इनफॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप है अखिल भारतीय धोबी महासमाज करके। अच्छा। अक्रॉस इंडिया बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। तो हमें जब भी किसी शहर में नया स्टोर ओपन कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पर भी ज़रूर डालते हैं कि हमारे इस शहर में एक स्टोर आ रहा है, आप जुड़ना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। तो वहाँ से भी हमारी रिक्रूटमेंट होती है। जो बच्चा आज अपने पापा के साथ शायद काम नहीं करना चाहता है ड्यू टू सोशल स्टेटस, ड्यू टू अदर कंसर्न्स, उसको यूक्लीन में काम करना रिलेटिवली बेटर लगता है बिकॉज उसको लगता है कि एक ब्रांड है, मैं अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लिख सकता हूँ कि मैं यूक्लीन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो उस ग्रुप से कैसा रिस्पॉन्स आता है? जो ये कम्युनिटी है धोबी की, उनका क्या रिस्पॉन्स है आज आपके लिए, यूक्लीन के लिए कैसा है? तो चेंज हुआ है। जैसे शुरुआत में मुझे याद है एक बार हमने आज से करीब 5 साल पहले हुबली कर्नाटका में स्टोर ओपन किया था। तो उस दिन धोबियों ने आके हमारे स्टोर पे पथराव किया था। हाँ, यही मैं जानना चाहता हूँ कि कहीं लगता होगा ना कि हमारा रोजगार छिन गया, हाँ, हमारा कारोबार छिन गया, तो इसीलिए पूछा क्या कहानी बता? हाँ, ये हुआ था। मतलब हुबली का मुझे याद है क्योंकि मुझे पता है कि 2 दिन वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन भी किया था धोबी ने हमारे स्टोर के सामने, फिर पुलिस सब इन्वॉल्व हुई थी और उनको हटाया था। लेकिन मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो गुस्सा था या जो डर था वो कम हो रहा है और उनको भी लग रहा है कि यूक्लीन जैसे ब्रांड्स के आने के कारण जो समाज में इज्जत है धोबी जैसे काम की या धोबी जैसे जॉब की, वो बढ़ रही है और जो उनका यंगर जनरेशन है वो खासकर ज़्यादा इंगेज हो रहा है। तो आप जो यंग जनरेशन है, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? क्या सजेशन है? देखिए, जो करंट जनरेशन है उसके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इंटरनेट और उसके पास बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है इंटरनेट, क्योंकि वो आपको किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकता है। तो मैं बस यही कहूँगा कि एंटरप्रेन्योरशिप आसान नहीं है, इसमें चैलेंजेस बहुत हैं। और आजकल क्या है कि ये जो यंगर जनरेशन है वो लिंक्डइन पे, जो जेनजी है जो है, हाँ, जो जेनजी है वो लिंक्डइन पे फाउंडर लिखने के लिए स्टार्टअप खोल देता है क्योंकि उसको एक सोशल वैलिडेशन मिलता है कि मैं जैसे लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे लिखूंगा कि मैं एक फाउंडर हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरा जो पीयर सर्कल है वो मुझसे इंप्रेस हो जाएगा।
लेकिन वहाँ तक जो अच्छा पार्ट है, जो ग्लैमर पार्ट है, वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जो कठिन काम है वो उसके बाद शुरू होता है, क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर के नाम पे आप बिजनेस तो स्टार्ट कर सकते हो, बिजनेस चला पाते हो कि नहीं वो डिसाइड लिंक्डइन या इंस्टाग्राम नहीं करने वाला है, वो तो आपकी मेहनत ही डिसाइड करेगी। तो एक तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि डोंट स्टार्टअप जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टार्टिंग अप या जस्ट फॉर द सेक ऑफ सोशल मीडिया। आप पहले तो आपको 100% कन्विंस होना चाहिए कि ये सिर्फ आइडिया शुरू करने के लिए ना शुरू करें। हाँ, क्योंकि आजकल बहुत आसान है, सोशल मीडिया आपको सर पे चढ़ा देगी हाँ, कि अरे वाह भाई तू फाउंडर बन गया, तू एंटरप्रेन्योर बन गया, लेकिन उसको आपका दर्द नहीं पता। तो वो दर्द लेने के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा, उस समय आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला। तो वन, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द लॉन्ग हॉल, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपका बिजनेस आपके लिए मनी कब जनरेट करने वाला है, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। तो एक तो आपको उसके लिए पेशेंस होना चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए कि मैं इस आइडिया पे पूरा बिलीव करता हूँ और लॉन्ग टर्म जाऊँगा इस आइडिया के साथ। सेकेंड, जहाँ तक पॉसिबल हो अपनी फैमिली और नियर डियर वंस का वे इन करवा लें, मतलब उनका एक्सपेक्टेशन सेटिंग बहुत ज़रूरी है कि मैं ये काम, डिसीजन आपका है, जिद आपकी है, तो करोगे आप ज़रूर, लेकिन कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा आप फैमिली का एक्सपेक्टेशन सेट कर लें, उनको बता दें कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ और अगले 3 साल 4 साल तक करता रहूँगा, वॉट एवर बी द फाइनल आउटकम, वो आपके लिए भी बेहतर है। जिद कितनी ज़रूरी है इस चीज़ के लिए? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए बहुत चैलेंजिंग है, इंडिया में बिजनेस करना आसान नहीं है, हर तरह के चैलेंजेस हैं, लीगल हैं, क्रिमिनल हैं। मैंने भी बहुत अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स के साथ डील किया हुआ है। कैसे, अगर कुछ बताएं, कुछ याद हो कोई स्टोरी आपको ऐसी, कोई इंसिडेंट? जैसे नोएडा स्टोर पे हम बैठे थे, नया नया स्टोर था, मैं खुद ही बैठा हुआ था वहाँ पर। तो वहाँ पर एक कस्टमर आया, कस्टमर ने डिमांड किया कि यार मेरी शर्ट फट गई। तो हमने उनको क्लियर बोला कि शर्ट नहीं फटी है हमारे से, आपने जब पिकअप करा था तो नहीं फटा हुआ था। तो उसने बोला मैं तो बोल रहा हूँ फट गई। तो हमने बोला नहीं, हमारी गलती नहीं है। तो उसने बंदूक रख दी। अच्छा, क्या बताओ? तो उन्होंने कहा हमारी गलती है। तो फ्रेंचाइजिंग भी आप जब बेचते हो, अलग अलग तरह के लोग आपसे फ्रेंचाइज लेने आते हैं। अब जब शुरुआत में कंपनी को ग्रो कर रहे थे तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बिकॉज देखिए लक्ष्मी को ना बोलना बहुत मुश्किल है। अगर टेबल पे लक्ष्मी है, आपको बंदा सही लग रहा है गलत लग रहा है, वो आपका जजमेंट बायस हो जाता है। वो बंदा बोल रहा है ये लो सर जी 6 लाख का चेक आपकी फ्रेंचाइज फी। अब आपको सामने दिख रहा है कि बंदा सही नहीं है, लेकिन सामने लक्ष्मी रखी हुई, तो अब आपको ना बोलना बहुत मुश्किल होगा हमेशा, स्पेशली जब आपका ब्रांड छोटा हो, अर्ली डेज में हो। हमने भी ये गलतियां करी हैं। जब आप स्ट्रगल कर रहे हो तो बिल्कुल, तो हमने भी गलती की जिसका बिल्कुल करी है, खामियाजा या कुछ बाद में रिग्रेट हुआ हो कि यार ये गलत कर मल्टीपल ऐसे फ्रेंचाइजी शुरू में ऑनबोर्ड किए थे। कौन? मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। नहीं, नाम नहीं लेना, इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो जैसे शुरुआत में ब्रांड भी खराब हुआ। आपको एग्जांपल दूंगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग सेट ऑफ फ्रेंचाइज आते हैं इंडिया में, इन्वेस्टर्स, जहां पर पिताजी के पास बहुत पैसे होते हैं लेकिन लड़के की शादी नहीं हो रही होती है, तो वो लड़के की शादी करवाने के लिए बिजनेस लेना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल शुरुआत की बात थी। नोएडा का एक स्टोर है, सेक्टर का नाम नहीं बताऊंगा। तो उनके फादर आए, मेरे साथ बैठे और बोले कि हाँ अरुण आप अच्छा काम कर रहे हो, आप हमारे उस समय मुश्किल से 10-12 स्टोर थे, तो मुझे अपने लड़के के लिए लेना है। तो मैंने उनको एक्सेल निकाल के समझाना शुरू किया कि सर देखो ऐसे। बोले यार मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे 4 पेट्रोल पंप हैं यूपी में, तो आपका एक स्टोर 1 साल में जितनी प्रॉफिटेबिलिटी देगा वो मेरा एक पेट्रोल पंप 2 दिन में दे देगा, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने में। लेकिन ये जो मेरा लड़का है ना, इसकी शादी नहीं हो रही, क्योंकि लड़की वाले हमेशा पूछते हैं कि पिताजी के तो 4 पेट्रोल पंप है, लड़का क्या करता है। तो मैं चाहता हूँ अगली बार मैं बोलूँ कि लड़का यूक्लीन का स्टोर चलाता है और मुझे आपसे एक कमिटमेंट चाहिए कि इसकी शादी में आप ज़रूर आओगे। तो मैंने बोला हाँ, अब और सामने चेक रख दिया। मैं बोला ठीक है सर, बिल्कुल आऊँगा आपकी शादी, इनकी शादी में। और स्टोर स्टार्ट हो गया। हर महीने लॉस हो रहा था, वो देखने में नहीं आते थे, झांकने में नहीं आते थे स्टोर पर। और उनकी शादी हुई, मैं शादी में गया एज कमिटेड, और उसके 6 महीने बाद स्टोर बंद हो गया। लेकिन उस 12-18 महीने में उस नोएडा के उस प्रीमियम पॉश एरिया में यूक्लीन की ब्रांड इमेज इतनी ज़्यादा गिर गई बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी सर्विस, कस्टमर के साथ बदतमीजी, कि आज तक हम उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। आज तक उसको रिकवर नहीं कर पा रहे। आज तक उस एरिया में, इट्स अ पॉश एरिया ऑफ नोएडा, लेकिन आज तक वहाँ पे यूक्लीन का स्टोर नहीं खुल पा रहा है बिकॉज आज भी कस्टमर्स को याद है कि यहाँ पे यूक्लीन आया था और बहुत बदतमीज सा यूक्लीन था। तो कोई नया बंदा भी जब आता है हमसे लेने, बोलता है सर आपका मार्केट में रेपुटेशन बहुत ख़राब है, तो मुझे उस एरिया में नहीं करना है।
तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए होंगे आपको लाइफ में। हाँ मतलब हुए हैं, शुरुआत में गलतियां करी हैं, लक्ष्मी को ना मना करने के चक्कर में हर बंदे को हाँ किया है। अब क्या है? अब हम केयरफुल हैं, तो अब हम, मैं इसको बोलता हूँ इन्वेस्टर माइंडसेट। ऐसे लोग जिनको सिर्फ पैसा लगाना है, जो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो पहले हम ओपन थे, अब हम ऑपरेटर माइंडसेट पे आ गए हैं कि हम बंदे को क्लियर बोलते हैं कि हमें आपका समय चाहिए होगा, आप अगर टाइम दे सकते हो तभी आप फ्रेंचाइज लो, अदरवाइज आप फ्रेंचाइज मत लो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।